Hello, curious minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon, क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets, and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ऑन दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। पहले लेक्चर्स में भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स मिस करे हैं तो आप प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे दोनों ही लेक्चर्स। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के ऊपर। ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन पिछली क्लास में किया हुआ है। आई होप आपने पिछली क्लासेस देखी हुई। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को कितने स्टेप्स में देखते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एनिजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड, खाना खाना। डाइजेशन टू डाइजेस्ट द फूड, खाने का पाचन होना। देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी उन सबको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, इन्हीं सबका यूटिलाइजेशन करना, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हमारी बॉडी एक्टिविटी के लिए हम उन्हें यूटिलाइज करें। एंड इजेशन, रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। अब ये सारी प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बना कैसे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर आए थे वो कौन से थे, क्या मानते हो आप? कोई कुछ बताएगा? What do you think? Which were the first organisms that are believed to be on Earth? I think they were bacteria, not dinosaurs, है ना? बैक्टीरिया सबसे पहली स्पीशीज मानी जाती है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं जो कि अर्थ पर थे। बैक्टीरियाज वर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे इनने इवॉल्व किया। क्या किया? इवॉल्व किया, और इवॉल्व करके इनने बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? इन्हें क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा? इन्हें एक केनाल बनानी पड़ी। क्या बनानी पड़ी? केनाल, ठीक है। इस केनाल को इनने नाम दिया एलिमेंट्री केनाल। इनने नहीं दिया, हमने ही दिया है। इनके पास थोड़ी इतनी क्षमता थी कि किसी को कुछ नाम दे पाए। वी एज ह्यूमन हमने इसे नेम दिया एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल अगर आप बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, बहुत बेसिक यूनिसेल्युलर मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, तो एक सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें माउथ ओपनिंग होती है और एनल एंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ से खाना आप इनटेक करते हो और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाते हैं। इसी बीच में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एज वेल एज डाइजेशन, ये तीनों प्रोसेसेस हो जाती हैं। पर इन ह्यूमंस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमंस का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए हमारी बॉडी की जो एलिमेंट्री केनाल थी इसने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं। क्या किए हैं? मॉडिफिकेशंस, ठीक है। इसकी क्या जरूरत थी? सो दैट ये 5 स्टेप्स बहुत इजीली हमारी बॉडी क्या कर पाए, कंडक्ट कर पाए। अनलाइक एवरी अदर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में भी ओपनिंग को क्या कहते हैं? ओपनिंग को कहते हैं माउथ, ठीक है। जहां से इंजेशन की प्रोसेस होती है और जहां से इजेशन की प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम एनस। बीच में क्या होंगे? ईसोफेगस होगा, देन स्टमक, देन गॉल ब्लैडर, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये सारी चीजें बीच में होंगी, ठीक है। पर स्टार्टिंग कहां से है? माउथ से या माउथ कैविटी से, एंड एंडिंग है एनस से, ओके। और ये सारे ऑर्गन्स बीच में है। इन्हीं सारे ऑर्गन्स की क्या वर्किंग है ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जितने ऑर्गन्स आज कवर हो पाएंगे हम आज कवर करेंगे, और जितने ऑर्गन्स नहीं हो पाएंगे उन्हें हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी अल्टरनेट ईयर, ठीक है, एवरी अल्टरनेट ईयर इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। डाइजेशन इन ह्यूमन से 100% है कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऐसे मतलब कभी नहीं जाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका हर एक स्टेप आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर कैसे लिखना है ये भी हम सिखाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा है पर उन्होंने पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। पैराग्राफ फॉर्म समझ रहे हैं आप? जैसे मतलब लगातार लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, ठीक है।
इसमें अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो आपके आंसर को पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, प्रॉपरली पढ़ेगा, क्योंकि इतना पैराग्राफ आप खुद सोचो, मैं आपको 2 पेज का पैराग्राफ में फॉर्म में लिख के दे दूं, आप कैसे पढ़ पाओगे। तो हमेशा यू ट्राई टू बी इन पॉइंटर्स, लाइक मैंने स्लाइड्स बनाई है, किसमें है, पॉइंटर्स में। अब मान लो मैं आपको यहाँ पर क्या करती, एक सा लिखा 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 दिखा देती, आपका मन लगता पढ़ने में, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तो हमेशा पॉइंटर्स में बात कीजिए, पॉइंट दीजिए, बीच में स्पेस रखिए। अलॉन्ग विद दैट देखिए मैं डायग्राम्स का यूज कर रही हूँ। सिमिलरली जब तक आप डायग्रामेटिकली आप चीजों को नहीं समझाएंगे साइंस में, साइंस वर्क नहीं करेगी आपके लिए, ठीक है। तो आपको डायग्राम्स का भी प्रॉपर यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है डाइजेशन इन ह्यूमंस का, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितना हो सके बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स यूज करने हैं, ठीक है, जितने आप कर पाए। और पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट बनाकर एक्सप्लेन करना है। फ्लो चार्ट भी मैं बताऊंगी आपको बनाना, मैंने कई बार फ्लो चार्ट्स का यूज किया हुआ है, आपने मेरे स्लाइड्स में देखा होगा। तो आपको इसमें फ्लो चार्ट्स बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर उसको एक्सप्लेन कर दो तो टीचर वहां पे पूरा सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई बच्चे को हर तरीके से आता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे फ्लो चार्ट और डायग्राम बना के छोड़ दो, नहीं, एक्सप्लेन करना है बट विद दी हेल्प ऑफ देम, तो आपका एफर्ट भी कम होगा और आपका एक चीज बहुत इफेक्टिवली उन तक जाएगी, ठीक है। अभी हम पढ़ना चालू करेंगे माउथ से। किससे स्टार्ट करेंगे, माउथ से। माउथ देखिए, अब यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, अभी इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, ठीक है। माउथ में आपके कितने और मतलब क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होती है टंग, एक होती है आपके टीथ, ठीक है। टीथ का काम क्या होता है, टू ग्राइंड द फूड, ठीक है, उसको च्यू करना, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में लेकर आना। एंड टंग का काम क्या होता है, मिक्सिंग करना, उसको प्रॉपरली ग्राइंड करना। टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो टेस्ट बर्ड्स का भी काम करते हैं, और प्रॉपरली उसमें सलाइवा मिलाना, है ना। तो बक्कल कैविटी एंड टंग आर द ऑर्गन मतलब आर द बॉडी पार्ट्स विच हेल्प द फूड टू बी लाइक च्यूड, है ना, उसको मैस्टिकेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। और टंग में होते हैं टेस्ट बर्ड्स, तो आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फूड का टेस्ट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके बॉडी में मतलब ये आपके माउथ में होती हैं। अब माउथ में सबसे पहली चीज क्या प्रेजेंट होता है, आपने फूड जैसे ही इंजेस्ट किया, आपने माउथ के अंदर उसको च्यू करना चालू किया, च्यू किया तो उसके अंदर एक लिक्विड मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से निकल के आता है, सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ से निकल के आएगा, सलाइवरी ग्लैंड से निकल कर आएगा। सलाइवरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवा को सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एक एंजाइम माना जाता है, ठीक है। सिलाइवरी एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि माउथ में ही ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च हो जाए, समझे आप, यानी डाइजेशन की प्रोसेस, जो खाने को डाइजेस्ट करना है वो माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इंजेशन कौन कर रहा है, ठीक है, माउथ क्या कर रहा है, इंजेशन, है ना, माउथ क्या कर रहा है, इंजेशन। और माउथ में ही क्या स्टार्ट हो रहा है, डाइजेशन, इस स्टेप पर, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा आपके खाने में मिल रहा है ना, मिक्स हो रहा है, वो क्या कर रहा है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, मुंह में उसने प्राइमरी डाइजेशन ऑफ स्टार्च कर दिया है। तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू योर फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। माउथ के अंदर दूसरी चीज जो प्रेजेंट होती है दैट इज टीथ। क्या होते हैं, टीथ। टीथ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है भाई। टीथ में आप देखेंगे एक होती है इनामल, इनामल यानी आउटर कवरिंग, है ना। इनामल होती है हार्डेस्ट पार्ट, ये हार्डेस्ट होता है हमारे होल बॉडी में। सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है हमारे बॉडी में, दैट इज इनामल। ये टीथ की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। इसके बाद होता है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होती है, डेंटाइन आपके टीथ के अंदर मतलब एक बल्की सब्सटेंस है, ये जितना आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन डेंटाइन है। ये किससे मिलकर बना है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है। किससे बना है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अच्छा, आपको कहीं पे भी लगे कि आपको नोट्स लिखने हैं
तो आप इसी स्लाइड मतलब इसी वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे नोट्स आप ही के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद होता है सीमेंटम। सीमेंटम या सीमेंट। सीमेंट ये जो नीचे का पोर्शन है, ठीक है, ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है, रुकिए उसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ना। जो सीमेंट होता है ये आपके टीथ को ग्रिप देता है। क्या देता है? ग्रिप, ठीक है। ये जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है, हाँ, ये जो पोर्शन है ये आपके टीथ को गम्स में ग्रिप देता है। क्या देता है? गम्स में ग्रिप। और पल्प पोर्शन जो रहता है, ये जो ब्लूइश ब्लूइश पोर्शन देख रहे हैं आप, है ना, ये जो ब्लूइश ब्लूइश पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला पूरा, ये सॉरी, ये जो ब्लूइश पोर्शन पूरा देख रहे हैं, ये ग्रीन से जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, है ना, ये पूरा पोर्शन जो रहता है, ये पूरा पोर्शन कहलाता है पल्प। इस पल्प में क्या रहता है? इस पल्प में रहती हैं नर्व्स। क्या रहती हैं? नर्व्स, है ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? नर्व्स, जो कि आपके टीथ को अलाइव रखती हैं, ठीक है, उन्हें कंट्रोल में रखती हैं। तो ये आपको टीथ को लिविंग रखने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? पल्प करता है। ये चार मेजर पोर्शन है। पेलिकल क्या होता है? पेलिकल इज द आउटर सरफेस ऑफ द टीथ, ठीक है, आउटर सरफेस जो है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब टीथ कितने टाइप के होते हैं ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करना, ठीक है, चार टीथ कौन से होते हैं? ये चार टीथ कौन से? इंसीजर है, ठीक है। ये टीथ, इसको दूसरे कलर से करते हैं, ब्लैक से इंसीजर बताए, मचेंटा कलर से देखिए, ये आपका कैनाइन और ये आपका कैनाइन, ये दोनों क्या हो गए हमारे? कैनाइन टीथ हो गए, ठीक है। देन पर्पल नहीं, ब्लू कलर से, ब्लू कलर से देखिए प्रीमोलार दिख रहे हैं, ये दो प्रीमोलार, ये दो प्रीमोलार यहाँ है, दो प्रीमोलार यहाँ पर है ना। यहाँ नीचे भी सेम है, सेम जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। और लास्टली हमारे पास क्या बचते हैं? ये ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू तो ले लिया, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तीन तीन मोलार है दोनों तरफ, तीन तीन क्या है? मोलार है, ठीक है। तो चार इंसीजर, दो केनाइन, चार प्रीमोलार और तीन छह मोलार, ठीक है। ऊपर नीचे इनका अगर आप फॉर्मूला लिखें, ठीक है, फॉर्मूला इन सेंस कितने इंसीजर है ऊपर? चार, ठीक है। फिर कितने कैनाइन है? दो। कितने प्रीमोलार है? दो, सॉरी चार, दोनों तरफ दो दो ना। और कितने मोलार है? दोनों तरफ मिला के 6। अगर इनका रेशियो निकालें तो कितना होगा? 2:1:2:3, ठीक है। ये इसी फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? डेंटल फॉर्मूला। देखिए यहाँ लिखा है ना, ये क्या है? डेंटल फॉर्मूला है इन एडल्ट्स। ऊपर भी इसी फॉर्मूला से टीथ होंगे, नीचे भी इसी फॉर्मूला से टीथ होंगे, इंसीजर, कैनाइन, मोलार एंड प्रीमोलार एंड मोलार, ठीक है। ऊपर भी इसी फॉर्मूला से टीथ होंगे, नीचे भी इसी फॉर्मूला से टीथ होंगे। नीचे भी देखिए, नीचे 1 2, इसको अपन थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4, चार प्रीमोलार, सॉरी इंसीजर्स, 2 केनाइन, 1 2 3 4, चार प्रीमोलार और 3 6 मोलार। सेम वही चीज है। तो ऊपर नीचे यही दांत होंगे, ठीक है। टोटल टीथ मिलाकर कितने हो जाएंगे अब यहाँ पर? 32, है ना। कितने हो जाएंगे टोटल टीथ? 32। कितने टीथ होते हैं? 32। और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2:1:2:3। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट इस पे अपन आते हैं ईसोफेगस पर, ठीक है। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस में आप देखेंगे कि ईसोफेगस इज द ओपनिंग आफ्टर माउथ। माउथ से जैसे ही खाना नीचे गया, ठीक है, तो ये किस में ओपनिंग हो जाएगी? आपके ईसोफेगस में। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे ईसोफेगस, थोड़ा सा इसको अपन नोटिस करेंगे कि जो यहाँ पर ओपनिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये देखिए ये पाइप क्या है? डिफरेंट है। यहां तक ओपनिंग नॉस्ट्रिल्स की और माउथ की सेम है, यानी खाने के लिए भी सेम है और नाक के लिए भी सेम है, यानी सांस लेने के लिए
और माउथ मतलब खाना खाने के लिए सेम पाइप यहाँ तक यूज हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ से दो पाइप अलग अलग जा रहे हैं। तो खाना खाते टाइम कभी लंग्स में खाना क्यों नहीं जाता? इसका सिंपल आंसर ये है कि यहाँ बीच में एक वॉल होती है। क्या होती है? वॉल होती है। इस वॉल को हम कहते हैं स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। जैसे ही आप खाना खाते हैं ये विंड पाइप को क्लोज कर देती है, तो खाना डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? आपके ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, यहाँ से वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? ईसोफेगस में। और जब हम सांस लेते हैं तो वो इस ओपनिंग को खोल देता है और यहाँ से हमारे ऑक्सीजन या जो भी गैसेस एक्सचेंज होना है वो यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्व या ओपनिंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? किसका? हमारे डाइजेशन का, अदरवाइज खाना विंड पाइप में चला जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये मस्कुलर ट्यूब होती है और ये खाने को माउथ से लेकर स्टमक तक कंडक्ट करने का काम करती है। ये माउथ से क्या करिए? माउथ से स्टमक तक सिर्फ कंडक्ट, यहाँ पर कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। इधर पर एक मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, यानी खाना नीचे की तरफ ही मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा बोलो कि हम खाना जो है वो हमारे ऊपर की तरफ आ जाए, नहीं, खाना नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नहीं। इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं कि खाना जैसे हम खाएंगे तो फूड पाइप उसे नीचे पुश करने का काम करेगा। क्या करेगा? नीचे पुश करने का काम करेगा। लाइक ये जैसे हमारा फूड पाइप है, इसमें हमने खाना लिया है, तो ये क्या करेगा? इसे नीचे की तरफ पुश करने का काम करेगा। ये कहाँ जाएगा? खाना नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? ईसोफेगस करेगा। ईसोफेगस के बाद में हमारे पास कौन सा बॉडी पार्ट आता है? ईसोफेगस से खाना कहाँ गया? स्टमक में गया। गुड है ना, कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैसा होता है? ये जे शेप का कुछ दिख रहा है ना, कुछ जे शेप टाइप का दिख रहा है। तो ये जे शेप का होता है। ये ईसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है। ईसोफेगस से जहां ये जुड़ा रहता है उस एरिया को हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। ठीक है, ईसोफेगस और स्टमक जहां जुड़ेंगे उस एरिया को हम कहते हैं फंडस। जहां पर स्टमक एंड होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं डुडेनम। क्या कहते हैं? डुडेनम। और जो बीच का पोर्शन होता है, ठीक है, ये पूरा जो बीच का पोर्शन है इसको हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? एंट्रम। ठीक है, ये पूरा एंट्रम का पोर्शन है। तो ये स्टमक टोटल 3 पार्ट में क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ठीक है, ईसोफेगस जैसे ही खाना लेकर आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 चीजें रिलीज होती हैं। क्या रिलीज होती हैं? 3। अच्छा, जो खाना आया उसको हम क्या कहते हैं? काइन। क्या कहते हैं? काइन। ठीक है, उसको हम काइन कहेंगे। तो जैसे खाना आया तो खाना आने पर 3 चीजें रिलीज होती हैं। क्या क्या रिलीज होंगी? एक होगी HCl, एक होगी म्यूकस और एक होगी ये वाला म्यूकस नहीं, MUCUS वाला म्यूकस। यस, ठीक है, एक होगी म्यूकस और एक होगा पेप्सिन। पेप्सिन नहीं, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। ये तीनों चीजें क्या होंगी? आपके बॉडी में वर्क करेंगी। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके बॉडी में वर्क करेंगी। ओके, नाउ सी अब इसके बाद में क्या होता है? यहां पर आप देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, स्टमक की पूरी फंक्शनिंग इस फ्लो चार्ट में बताई गई है। मतलब अगर आपको क्विक रिकैप करना हो तो आप जस्ट इस फ्लो चार्ट को खोल लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, और इससे ही आप रिवाइज कर सकते हैं। स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है? स्टमक सीक्रेट पेप्सिन, म्यूकस, HCl। HCl का काम होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ठीक है, उनको किल करना। खाने के साथ में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अगर बॉडी में इंजेस्ट हो गए हैं, ठीक है, तो उनको किल करने का काम करता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसको एक्टिवेट करता है। पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम ऐसे वर्क नहीं करता,
उसको थोड़ा एसिडिक मीडियम चाहिए, थोड़ा एसिड चाहिए। तो HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही, तो वो पेप्सिन को क्या देता है, मीडियम देता है काम करने का। और पेप्सिन का काम क्या है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? अच्छा, इतनी देर में ये सवाल अगर मन में नहीं आया तो फिर गलत बात है, ठीक है। ये सवाल आना चाहिए कि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कोरोसिव है नेचर में, ठीक है। अगर स्किन पर गिर जाए तो स्किन जल जाती है। स्टमक में रिलीज हो रहा है, स्टमक तो वेरी सेंसिटिव एरिया है हमारी बॉडी का, तो स्टमक में छाले क्यों नहीं पड़ते या स्टमक खराब क्यों नहीं होता? अरे भाई, हमारी बॉडी पहले ही क्या करती है, सेल्फ डिफेंस का मामला क्रिएट करके रखती है, दैट इज म्यूकस। म्यूकस सीक्रेट इसीलिए किया है कि जो हमारा स्टमक है, कहाँ गया स्टमक भाई, हाँ, जो हमारा स्टमक है इसके बाहर एक लाइनिंग बना ले वो, समझे आप। इसमें आपको क्या बनानी है, लाइनिंग। देखिए यहां पर क्या बन जाती है, एक लाइनिंग बन जाती है, समझे आप। यहां पर उन्होंने क्या बना दी, लाइनिंग बना दी। अब चाह कर भी हमारा जो स्टमक है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूकस अब HCl की अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना दी। तो अब क्या होगा, अगर बाई चांस एसिड जो है हमारी बॉडी में क्या कर रहा हो, कोरोसिव नेचर वो परफॉर्म भी कर रहा हो, तो म्यूकस उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, वो इसी वजह से होती है। अगर एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज कर देता है स्टमक, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम एंटासिड खाते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक एसिड रिलीज करता है। अगर आप कोई तेल वाला खाना या थोड़ा हैवी फैट का खाना खा रहे हो तो ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह यूज कर लेते हैं ना। तो ये सारी चीज होती है स्टमक के अंदर। आज हमने डिस्कस कर लिया है माउथ, बकल कैविटी, देन वी हैव आल्सो डिस्कस ईसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है। ये चारों चीजें आपको रिवाइज करनी है। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके फ्लो चार्ट अपने पास बनाकर रख सकते हैं, सो दैट एंड टर्म में जब आप रिवाइज करें तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट की पॉइंट्स रिवाइज करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको रिमाइंड करनी है, अपना याद करना है, और उसके बाद कल हम स्टार्ट क्या करेंगे, कल हम अपने पेनक्रियास के बारे में, लिवर के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन स्टडी हार्ड एंड रिवाइज, ओके। हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा, बाय बाय, है ना।